हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका क्लास 12 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है उसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो हम जितना भी सब्जेक्टिव बताए आपको टॉप 50 वैसे 100 लेके आएंगे, लेकिन 2 पार्ट में रहेगा, तो उसको आपको एग्ज़ाम के पहले रखना है अच्छा से। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ध्यान से देखना है इसको, यही सब क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र समझिए। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, एक व्यष्टि और समष्टि। ये आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि से आप क्या समझते हैं। व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो, मतलब सूक्ष्म, न्यून या लघु। इसमें एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसी में है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि एक हिंदी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, MACRO, जिसका अर्थ होता है बृहत, विशाल, विस्तृत। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र आय, इस सब के विषयों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अगला, मध्यवर्ती वस्तु क्या है। मध्यवर्ती वस्तु क्या हुआ, जैसे हम लोग को बनाना है, अगर ब्रेड बनाना है या रोटी बनाना है तो हम लोग को गेहूँ चाहिए, या कुछ वस्तु ऐसा है जिसका प्रयोग जो है, जैसे दुकानदार कोई वस्तु अगर लाता है बाजार में बेचने के लिए तो वो स्वयं उसका प्रयोग नहीं करता, तो वो भी मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती। यह उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु है। चलिए आगे चलते हैं। औसत उत्पादन क्या है। कुल उत्पादन को अगर उसमें लगाए गए साधन से भाग दे देंगे तो इसको बोलते हैं औसत उत्पादन। जैसे 30 कुंटल गेहूं का उत्पादन 6 मजदूर करता है तो औसत उत्पादन होगा 5 कुंटल प्रति मजदूर। हो गया। AP बराबर एवरेज प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन बटे लेबर। अगला, बाजार से आप क्या समझते हैं। बाजार एक क्षेत्र है जहाँ क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होता है। क्रेता अपने वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए। इंटरनेट भी बाजार है। बाजार से अभिप्राय समानता वैसे किसी भी स्थान से है जहां वस्तुओं या सेवाओं का बेचना एवं खरीदने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, बाजार में क्रेता और विक्रेता वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए तैयार होता है, इकट्ठा होता है। इंटरनेट भी बाजार है। बाजार बहुत प्रकार का होता है। मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा के क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। एक वस्तु जब विनिमय के माध्यम के रूप में समान रूप से स्वीकार की जाती है उसको बोलते हैं मुद्रा। और जब मुद्रा नहीं चलता था तब वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलन में था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जिसमें ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है, जैसे कर, टैक्स, शुल्क आदि। आयात प्रतिस्थापन क्या है, अगर कोई चीज का प्रयोग हम लोग विदेशों से कर रहे हैं, मतलब विदेशी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, और घरेलू मतलब बाजार में ही वो चीज़ उत्पन्न हो जाए, मतलब बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उसी को बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें किसी वस्तु के आयात करने के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा ही उसकी पूर्ति की जाए, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग आयात प्रतिस्थापन। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। मांग का नियम क्या बताता है। सामान्य अर्थ में मांग का नियम है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, पूर्ति में परिवर्तन ना हो, आय में परिवर्तन ना हो उपभोक्ता की, तो मांग का नियम यह बतलाता है कि कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग होगी। देखिए यहाँ दिया है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है, एवं कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आती है। मतलब कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम में कीमत और मांग में विपरीत संबंध, मतलब कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। D बराबर FP, डिमांड बराबर फैक्टर ऑफ प्राइस। अब मांग का नियम की मान्यता क्या है, या अन्य सभी बातें समान रहने पर ही मांग का नियम लागू होगा। तो अन्य सभी बातें माने उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, रुचि में परिवर्तन ना हो, सरकार की नीति में कोई परिवर्तन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर क्या है। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है।
समय अवधि, अल्पकाल मतलब होता है छोटा समय अवधि, कम समय अवधि। इसमें उत्पादक जो है सिर्फ अपने परिवर्तनशील साधन को ही बदल सकता है, जैसे कच्चे माल, जबकि दीर्घकाल में वो परिवर्तनशील के साथ साथ जो है स्थिर साधन को भी बदल सकता है। ये यही सभी है इसमें अभी जो बताए समझाए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब जैसे आप लोग का हटिया लगता है वही है पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार। तो क्या होगा वहाँ, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, दूसरा वस्तुओं की समरूप इकाई, माने समरूप वस्तु होगा और समरूप कीमत भी होगा, फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, कोई भी जा सकता है आ सकता है, जबकि एक अधिकार में कीमत का पूर्ण नियंत्रण होता है बाजार पे। चलिए अब आगे चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, दोनों में क्या अंतर है? तो एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश में सामान्यतः निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। जीडीपी बराबर, ये आता है फॉर्मूला, जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त आय, जबकि जीएनपी में जीडीपी और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। यह संकीर्ण अवस्था है या विस्तृत अवस्था, ये सब आ सकता है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु का दूसरे वस्तु में सरलतापूर्वक विनिमय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। दोहरे संयोग का अभाव मतलब हमको कोई वस्तु दे के दूसरा वस्तु खरीदना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन मेरा वस्तु लेके दूसरा वस्तु खरीदेगा, जबकि मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी वस्तु बेच सकते हैं और कहीं भी खरीद सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं? प्रभावपूर्ण मांग किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पाद एवं रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के द्वारा उस बिंदु पर होता है जहां यह संतुलन में होता है। यह संतुलन अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है। यह केवल समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच को संतुलन को बताता है, न कि पूर्ण रोजगार के संतुलन को। ये एक रेखाचित्र के द्वारा आप दर्शा सकते हैं इसको। इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई, समग्र मांग की पूर्ति, आय, उत्पादन, रोजगार, यहाँ ये बिंदु पे निर्धारित होता है। सरकारी बजट, बजट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष 31 मार्च तक होता है, इसके बीच सरकार का कुल लेखा जोखा जो है ये बजट है। 3 प्रकार का बजट होता है ये संतुलित, असंतुलित, इसी तरह होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है? साधनों का पुनः आवंटन। जब बाजार अर्थव्यवस्था देश के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाती है तब सरकार बजट के माध्यम से साधनों का पुनः आवंटन इस प्रकार करती है कि सामाजिक आर्थिक इकाइयों को आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, प्रत्येक सरकार समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण की विषमता को कम करने के उद्देश्य से बजट के द्वारा आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय करने के लिए बजट में प्रावधान लाती है। आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक उथल पुथल से आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः सरकार बजट के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व लाने का प्रयास करता है और रोजगार के अवसर, पर्याप्त अवसर का सृजन करता है। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन, सरकार सार्वजनिक हित एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई उद्योगों की स्थापना करता तथा प्रबंधन और नियंत्रण भी करता है। इस सबों के सफल संचालन एवं प्रबंधन के लिए बजट में प्रावधान है। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? मांग की लोच निकालना है। वस्तु की कीमत पहले P1 है फिर P2 है, मांग Q1 और Q2। क्या निकालना है? कीमत लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की कीमत लोच क्या होगा? डेल Q बाय डेल P गुना P नॉट बाय Q नॉट, यही है ना। देखिए डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q, माइनस में होता है ये। डेल Q परिवर्तन कितना है? पूर्ति में पहले पूर्ति थी 32 फिर हो गया 42, तो परिवर्तन कितना आया?
प्लस में ही होता है। 42 माइनस 32, प्राइस में परिवर्तन 8 से हो गया 6। P1 पहले वस्तु का प्राइस कितना था 8, और पहले वस्तु की संख्या कितना था 32, कटा देंगे 10/2 गुना 8/32, 8 चौक 32, तो 10/8 बराबर 1.25। चलिए आगे देखिए अब। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं को बताइए। अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बतलाता है कि अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन में निरंतर वृद्धि किया जाए तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के पश्चात घटने लगती है। यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटते जाता है। यह परिवर्तनशील अनुपात का नियम को बतलाता है। मान्यता क्या है इसका? उत्पादन का अन्य स्थिर साधन तथा एक परिवर्तनशील साधन है। उत्पत्ति का एक साधन स्थिर है और दूसरा परिवर्तनशील है। मतलब जैसे कोई मशीन का कैपेसिटी है 1 कुंटल, तो वो 1 कुंटल 1.5 कुंटल ही उत्पादन करेगा। अब 2 कुंटल करना है, दूसरा मशीन लाना पड़ेगा। स्थिर साधन अविभाज्य है। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाई समरूप होती है, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को मुख्यतः 3 अवस्था होती है जिसे एक रेखाचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अवस्था 1, 2, 3, पहले उत्पादन बढ़ रहा है, फिर घटने लगता है। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, मतलब इसमें क्या होगा, स्थिर साधन में वृद्धि करेंगे तो परिवर्तनशील उत्पाद में भी वृद्धि होगा। इसमें द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों घटता है किंतु ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन 0 से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण कुल उत्पादन घटने लगता है। एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? एकाधिकार बाजार मतलब मोनोपोली। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु अथवा सेवा का एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है। मतलब वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला सिर्फ एक होता है। निकट स्थापन के अभाव के कारण, मतलब कंपटीटर कोई नहीं होता है, तो इसमें कड़ा प्रतिबंध होता है किसी का प्रवेश पे। मूल्य निर्धारण कैसे होगा, यहाँ देखिए। एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाली होती है। एकाधिकार के लिए सीमांत आगम औसत आगम से कम होती है, माने मार्जिनल रेट से कम होती है एवरेज रेट। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन की भांति कीमत प्राप्त करता नहीं होता, बल्कि कीमत निर्धारक होता है। एकाधिकार किसी वस्तु का मूल्य तथा उस वस्तु की पूर्ति दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकती। यदि वह वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत कम करना पड़ेगा। इस प्रकार एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण स्वयं एकाधिकारी करता है। राष्ट्र आय की गणना की आय विधि और उत्पाद विधि का वर्णन करें। किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्र आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्र आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा सबसे पहले साइमन कुज़नेट्स महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र आय के मापन हेतु 3 प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। याद रख सकते हैं, ये राष्ट्र आय को मापने की 3 विधि है। राष्ट्र आय की गणना की आय विधि। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्र आय की गणना उत्पाद कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्र आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति तथा व्यावसायिक उपक्रमों को शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है, जो कि सभी उत्पादन साधनों की आय का योग होता है। इस योगफल को शुद्ध राष्ट्र आय कहते हैं। यदि इस में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्र आय बन जाती है। घरेलू आय, इसमें विदेश से प्राप्त आय को जोड़ेंगे तो राष्ट्र आय। आय विधि से राष्ट्र आय की गणना का सूत्र। राष्ट्र आय बराबर मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभांश प्लस अवितरित लाभ प्लस निगम लाभ प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष प्लस मिश्रित आय, सबको जोड़ दिया है। इतना याद कौन कर पाएगा ये। राष्ट्र आय की गणना की उत्पाद विधि। इस विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यह गणना किया जाता है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योगों ने अलग अलग क्या योगदान दिया है। इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य बाजार मूल्यों पर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्र आय की गणना किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का
मूल्य बाजार मूल्य पर किया जाता है। इस विधि में राष्ट्र आय की गणना का सूत्र राष्ट्र आय बराबर बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीय क्षेत्र प्लस तृतीय क्षेत्र द्वारा मूल्य वृद्धि प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट व्यय माइनस शुद्ध अप्रत्यय कर। संतुलित बजट, आर्थिक बजट और घाटे का बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बजट आप लोग जान गए, एक वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च के बीच की अवधि को सरकार का कुल लेखा जोखा जो होता है उसी को बोलते हैं बजट। देखिए वहीं लिखा है, बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय व्यय का अनुमान वितरण होता है। यह देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का सूचक होता है। बजट के प्रकार संतुलित बजट और असंतुलित बजट, घाटे का बजट भी होता है। आर्थिक बजट, घाटे का बजट, असंतुलित बजट के उदाहरण है। संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर है, अर्थात संतुलित बजट बराबर सरकार की आय बराबर सरकार का व्यय। संतुलित बजट का आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतो नहीं लिखना है। अधिक बजट क्या है? अधिक बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक है। जितना खर्चा किया उससे अधिक सरकार को प्राप्त हो गया तो वो अधिक बजट है। अधिक बजट बराबर सरकार की अनुमानित आय जो है सरकार की अनुमानित व्यय से अधिक होगा, ये नहीं लिखना है। घाटे का बजट क्या है? इसमें सरकार को जितना प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित व्यय सरकार के अनुमानित आय से अधिक होती है। ये फॉर्मूला है, सरकार की अनुमानित व्यय इसमें ज़्यादा होगी आय से, इतने लिखना है। भारत जैसे विकासशील देशों में जो है घाटे का बजट ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बहुत क्वेश्चन बताएंगे आज। दूसरा सेट, उपयोगिता को परिभाषित करें। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है उसको बोलते हैं उपयोगिता। मतलब उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसको यूज करने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। अंतिम वस्तु क्या है? जितना चीज़ आप लोग बाजार में खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं डायरेक्ट, वही है अंतिम वस्तु। वैसी वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसी को बोलते हैं हम लोग अंतिम वस्तु, जैसे कपड़ा, फ्रिज, टीवी इत्यादि। जबकि जो दुकानदार लाता है वो मध्यवर्ती वस्तु होता है। साधन आय क्या है? साधन आय आय का प्रवाह है जो उत्पादन के कारकों से प्राप्त होती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक सामान इनपुट जैसे भूमि के उपयोग पर साधन आय को किराया कहते हैं। श्रम से उत्पन्न आय को मजदूरी और पूंजी से उत्पन्न आय को लाभ कहा जाता है। यह है साधन आय। सीमांत लागत क्या है? अर्थशास्त्र में सीमांत लागत कुल लागत में वह परिवर्तन है जो उत्पादित मात्रा में एक इकाई की वृद्धि, मतलब कोई भी वस्तु है उसका एक इकाई में कमी या वृद्धि करेंगे तो कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। बजट बताया अभी। बजट क्या है? एक वित्तीय वर्ष सरकारी बजट होता है। बजट धन क्या है और उसके व्यय की सूची को कहते हैं जो कि भविष्य के लिए प्लान की जाती है। लेकिन यहाँ बजट का परिभाषा होगा एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से लेके आ सकता है, ये कब होता है 31 मार्च के बीच सरकार के कुल लेखा जोखा का बजट करते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या है? कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। हम लोग जो वस्तु खरीदते हैं कोई भी, उस पर जो टैक्स लगता है वो अप्रत्यक्ष कर है। जबकि और अप्रत्यक्ष कर जो है जिस पे लागू होता है वो भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है। जबकि प्रत्यक्ष कर जिस पे लागू होता है उसे देना पड़ता है, जैसे आय कर, इसको टाल भी नहीं सकते हैं। ये तो याद कर लेना। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल है आय कर, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। व्यापार संतुलन क्या है? किसी देश का आयात मूल्य और निर्यात मूल्य में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन। ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा के साथ आदान प्रदान किया जाता है, या इसे एक मुद्रा की कीमत के रूप में भी कहा जा सकता है। जैसे अमेरिका और भारत, मतलब रुपया और डॉलर की तुलना। इससे स्थापन वस्तु और पूरक वस्तु क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापन वस्तु को प्रतिस्थापन वस्तु भी कहते हैं। वैसे वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के बदले कर सकते हैं, जैसे गुड़ और चीनी है, चाय और कॉफ़ी है, समझ गए, इसको बोलते हैं स्थापन वस्तु। जबकि पूरक वस्तु वे वस्तु है जिसका प्रयोग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, जैसे बाइक और पेट्रोल, पेन और स्याही, ये सब है। समझ गए दोनों में अंतर? मांग के नियम के क्या अपवाद है? कभी कभी जो है मांग का नियम लागू नहीं होता, उसको बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद।
जैसे एक नंबर फैशन, जो चीज़ फैशन में है उसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा। जब फैशन में ट्रेंड में रहेगा तो अधिक कीमत पर भी बिकेगा, फैशन ख़त्म तो मांग खत्म। मौसम, जैसे सर्दी के दिन में ऊनी कपड़ा ज़्यादा महंगा होने पर भी आदमी खरीदेगा। उसके बाद होता है एक स्टेटस सिंबल वाला, जैसे आईफोन लॉन्च होता है आदमी लाइन लगा के तुरंत खरीद लेता है, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा ही क्यों न रहे। तो इसको आप लोग अपना भाषा में लिख सकते हैं। नस्ली पदार्थ भी, हाँ। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है? पूर्ति की लोच वह तकनीक धारणा है जो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को बताता है। व्यष्टि और समष्टि में अंतर, तो लिखिएगा व्यष्टि एक हिंदी शब्द है, समष्टि भी एक हिंदी शब्द है। व्यष्टि का अर्थ होता है MICRO माइक्रो, समष्टि का अर्थ होता है MACRO। व्यष्टि में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। समष्टि में राष्ट्र आय, कुल आय, इस सब का अध्ययन किया जाता है। इतने लिखना है आपको। हो गया? कैसे लगा आज का क्वेश्चन जल्दी बताइए आप लोग, ध्यान से पढ़िए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल लेके आएंगे टॉप 50 और। ठीक है, धन्यवाद।